अस्सलाम वालेकुम। अभी जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो हैं स्टिमुलेंट्स, कि कौन कौन से ऐसे स्टिमुलेंट्स हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। हर वो बंदा, ऑलमोस्ट हर बंदा यूज़ करता है। उनमें पहले नंबर पे आता है कॉफ़ी, दूसरे नंबर पे आता है एम्फेटामिन, तीसरे नंबर पे आता है कोकेन, चौथे नंबर पे आता है थियोफिलिन, चाय। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोकेन को। जो है कोकेन है वो बेसिकली सोडियम चैनल ब्लॉकर। अब ये क्या करेगी कि जो इसका मेन काम है वो ये है कि ये बॉडी में, आपके ब्रेन में डोपामिन, सेरोटोनिन, नोर एपिनेफ्रिन के लेवल को इंक्रीज़ कर देगी। जब इनका लेवल इंक्रीज़ होगा तो इंसान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाएगा, उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। वो अपने आप को इतना एनर्जेटिक फील करेगा कि वो 200 kg, 300 kg, 400 kg वेट लिफ्ट कर जाए। किसी को मारना है तो वो मार दे। वो अपने आप को कोई जनरल से कम नहीं समझेगा। ये उसकी ज़हनी हालत होगी उस वक्त। अब जनाब ये है कि पेशेंट आ गया अब कोकेन अब्यूज़ करके, तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसने कोकेन की हुई है? उसके डायलेटेड प्यूपिल्स होंगे, मतलब जो आँखों की अंदर पुतलियाँ कहते हैं, प्यूपिल्स जिनको कहते हैं, ये डायलेटेड होंगी। सेकंड हुआ उसका हार्ट रेट ज़्यादा होगा, मतलब टैकीकार्डिया होगा। तीसरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ होगा, शूट किया होगा, 180 200 तक होगा। और चौथी चीज़ जो होगी वो मोस्ट प्रोबेबल जब हमारे पास आएगा तो उसको या तो हार्ट अटैक हो रहा होगा या उसको स्ट्रोक हो चुका होगा, कोई एक साइड काम करनी बंद कर चुकी होगी, या नाक और मुंह से खून आ रहा होगा जिस वक्त उसने अब्यूज़ किया होगा और नुकसान हो चुका होगा। अब पॉइंट ये आता है अगला कि इसमें जब इतनी एनर्जी इंसान को महसूस होती है तो वो साइकोसिस में भी जा सकता है। जब वो नहीं यूज़ करेगा कोकेन तो तब वो साइकोसिस में जाएगा, तब उसमें पैरानोया होएगा, तो उसको महसूस होगा कि उसकी स्किन के नीचे कोई चीज़ें रेंग रही हैं, कि बग्स जैसे मूव कर रहे हैं उसकी स्किन के नीचे। अब आता है कोकेन का ट्रीटमेंट। उसके ट्रीटमेंट में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हम एज अ डॉक्टर सबसे पहली गलती कर लेते हैं वो ये है कि हम उसको बीटा ब्लॉकर नहीं दे सकते, कि उसके पहले ही कोरोनरी आर्टरी जो है वेज़ोकंस्ट्रिक्शन हुई है, वो स्पैज़ में गई हुई है, हमने बीटा ब्लॉकर कभी भी नहीं देना उसको। सेकंड, हमने उसको देने बेंजोडाइज़ेपिन्स, जिनमें आए थे आपके डाइज़ेपैम आए थे, मिडाज़ोलैम आ जाते हैं, ठीक है। इनसे हमने इसको डील करना है और ट्रीट करना स्टार्ट करना है। करते हो? जी भाई, कितने नशे और कौन कौन से करते हो? मैं सिर्फ क्रिस्टाल पीता हूँ। क्रिस्टाल? तो आपको पता नहीं है कि यार क्रिस्टाल ही नशे वशे से आदमी आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है। तो हमें भी जल्दी नहीं है, हमने भी आस्ता आस्ता ही मरना है। अच्छा, तो सेकंड जो स्टिमुलेंट हमारे पास आता है वो है एम्फेटामिन, मिथाइल एम्फेटामिन, जिसको हम कहते हैं आइस, जो हर गली मोहल्ले में छोटा छोटा बच्चा भी कर रहा है, जो बहुत कम पैसों में भी अवेलेबल है। इस पर मुझे एक स्टोरी याद आती है कि मैं जिम में गया, वहाँ पे ना एक लड़का था, तकरीबन 16-17 साल का था, और उसके जिस्मात ऐसे थी जैसे एक तीला होता है, एडा सूखा सड़ गया सी हो। तो मैंने उस बच्चे से बोला कि बच्चे मुझे सीधा सीधा बताओ कि तुम क्या करते हो, मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ना तुम्हें बुरा समझा जाएगा कि तुम कुछ भी करते हो, हम तुम्हें ठीक करना चाहते हैं, तुम सिर्फ ये बताओ। तो उसने कहा कि सर मैं जो है ना आइस का नशा करता हूँ, लेकिन उसकी वजह से मुझे घर वालों ने दूर भेज दिया, लेकिन मैं नशा जो है ना यहाँ पे भी छुप के कहीं से लाहौर से ख़रीद लेता हूँ और छोड़ नहीं पा रहा, और मेरी जो है ना हेल्थ पहले बहुत अच्छी थी और अब आपके सामने है कि मैं इतना पतला हो गया हूँ। अच्छा, एक पेशेंट और आया था एक हॉस्पिटल के अंदर, जिसने आके मुझे बताया कि सर मैंने आइस की है, बहुत पुराना एडिक्ट हूँ मैं इसका, लेकिन मैंने इसको छोड़ दिया हुआ था, लेकिन मैंने इसको रिसेंटली फिर की है 1 दिन पहले। तो वो जो था ना बंदा, वो हेलुसिनेट कर रहा था, उसको ब्लड विजन थी, उसको डिजनेस थी, डबल विजन थी, और उसका वेट लूज हो चुका हुआ था बहुत ज़्यादा। अब जो आइस का नशा है, इसका दूसरे नशों की तरह एक्शन जो है कोकेन की तरह सेम है। फ़र्क इतना है कि ये सस्ती है, दूसरे नंबर पे
जो है ना जनाब, इसके अंदर जो है बंदा जब आएगा तो सेम उसको फीवर होगा, टैकीकार्डिया होगा, एजिटेशन होगी और सीएस भी हो सकते हैं, झटके भी लग सकते हैं जिसने ज़्यादा की होगी। और उस पेशेंट को हमने जो है ना फौरी ट्रीटमेंट देना है, उसको हमने फ्लूइड देने हैं फौरी, ताकि बॉडी की डिहाइड्रेशन बैलेंस की जाए। जो उसकी बॉडी में सारे सोडियम निकल चुके हैं स्वेट आके वो बैलेंस किया जाए। और चौथी चीज़ है बेंजोडाइज़ेपिन देने हैं, उसके पेशेंट के ब्रेन को रिलैक्स करना है। अच्छा, तो अगली चीज़ जो हमारी मोस्ट फेवरेट है, जो हमने बहुत ज़्यादा पी है, वो है कैफ़ीन, वो है रेड बुल, वो है मॉन्स्टर। जिस वक्त मैंने तकरीबन जो है ना 1 कंटेनर तो पिया होगा लाजमी रेड बुल का और मॉन्स्टर का, तकरीबन 2-3 साल में। अच्छा, हम बात पे आते हैं कि वो हम पीते किस वक्त थे, जिस वक्त हमारे एग्ज़ाम्स करीब होते थे, जिस वक्त हमने फोकस बढ़ाना होता था और ज़्यादा पढ़ना होता था कम टाइम के अंदर। खैर, उसका टेस्ट ऐसा था कि उसकी आदत भी हो गई थी और उससे अच्छा टेस्ट हमें मिलता भी नहीं था किसी चीज़ का। पॉइंट ये है कि जो कॉफ़ी है वो जो है ना वो एडिनोसिन रिसेप्टर इनहिबिशन करती है। एडिनोसिन बेसिकली वेजोडाइलेटर है, उसके एक्शन को इसने जो है ना स्टॉप कर देना है, वेजो कंस्ट्रक्शन करवाएगी, जिससे क्या होगा, आपका बीपी ज़्यादा होगा, हार्ट रेट ज़्यादा होगा। और ब्रेन में क्या असर होगा, ब्रेन में ये डोपामीन और नोरेपिनेफ्रिन के लेवल को इंक्रीज़ करेगी। मतलब ये आपका मूड एलिवेट करेगी, आपको खुश कर देगी। ये कॉफ़ी भी जो अच्छी अमाउंट में ली जाएगी, हल्की सी नहीं, को 200 mg कम से कम एक टाइम पे ली जाए, ये आपका मूड अच्छा कर देगी, आपको प्रिपेयर कर देगी हैवी वर्कआउट के लिए, पढ़ना है तो पढ़ने के लिए, आपका जो फोकस है फोकस को भी अच्छा कर देगी। तीसरा इसका इफेक्ट जो आता है मेन, वो है डायूरेसिस, मतलब आपको पेशाब आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। एक टाइम पे तो जिसमें मैं 2 रेड बुल या 3 एक दिन में पी रहा था, मुझे लग रहा था कि मेरे जो है ना RFTs वो डिस्टर्ब हो जाने हैं, कि मैंने इसको एग्ज़ाम के फौरी बाद जो है ना मैंने इसको कट ऑफ कर देना है, अपनी ज़िंदगी से एंड करना है। तो वही करना पड़ा, अदरवाइज़ RFTs जो है ना डिरेंज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता होता इन चीज़ों को यूज़ करते हुए। अगला पॉइंट हमारा जो आता है वो है मोस्ट फेमस, मोस्ट इम्पोर्टेंट और चीपेस्ट, सिगरेट। गरीब बच्चा जो है वो कैप्सूल पी के अपनी चुल पूरी कर रहा होता है, और अमीर बच्चा जो है ना वो इम्पोर्टेड बेंसन डबलो और डनिल वगैरह पी के पूरी कर रहा होता है। डब्बी बड़ी खुशी से बता रहा होता है कि मैं तो भाई 2 पैक पीना वहाँ, 2 पैक तो बगैर मेरे तो गुजारा ही नहीं हो रहा, मैं तो चेन स्मोकर बन गया वहाँ। वाह, चेन स्मोकर बन गया यार, तू नाल MBBS भी कर गए हैं सिगरेट पी के। हाँ जी भाईजान। अच्छा जी, जनाबे वाला जो निकोटीन है ना वो आपकी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन करवाती है। जो सिंपैथेटिक है उसने आपका बीपी ज़्यादा करना है, हार्ट रेट ज़्यादा करना है, ब्रेन को स्टिमुलेट करना है। जो पैरासिम्पैथेटिक है उसने आपकी गट की मोटिलिटी को ज़्यादा करना है, मतलब उसको कब्ज़ नहीं होने देनी। सिगरेट वाले बंदे को जल्दी कहीं कब्ज़ नहीं होती है, और लेकिन इसका जो ज़्यादा रोल है वो सिंपैथेटिक है, आपके दिमाग की अलर्टनेस के लिए, फोकस के लिए। अब जब बंदे ने सिगरेट छोड़ने की कोशिश की है तो क्या होगा, अब तो सबसे बड़ी इंजॉयमेंट वाली बात तो ये है कि इसके जो मसले हैं, इसके विड्रॉल सिम्टम्स हैं ना, वो तो बड़े बड़े नशों से भी ज़्यादा हैं इस वक्त, ये सस्ते नशे के भी। सबसे पहले वजह उस बंदे को डिप्रेशन, बंदे को सुसाइडल थॉट्स आएंगे कि ज़िंदगी एंड होगी, मुझे मर जाना चाहिए, जैसे ही वो सिगरेट छोड़ेगा पहले 3 दिन के अंदर अंदर। दूसरा नंबर होगा, वो फेस करेगा डिफ़िकल्टी कंसंट्रेशन में, किसी भी बात, किसी भी काम में जो है ना उसको डिफ़िकल्टी होगी कंसंट्रेट करने में। अक्सर मेरे दोस्त जो है ना वो कोई भी बात, जो पुराने सिगरेट पी रहे हैं, उनमें मसला ही आता है कि अगर सिगरेट की डोज कम करते हैं तो उनको चीज़ों में फोकस और कंसंट्रेशन नहीं रहती है उनका। अच्छा, तीसरा जो है, मेरा एक दोस्त है, उसने सिगरेट जो है ना इसको पूरी छोड़ दी है, कभी कभार एक आध पीता है, तो वो बहुत तीले जैसा था, बिल्कुल पतला। तो उसने रिसेंटली ना वेट गेन किया हुआ है, तो मैंने उस वक्त तो नहीं पता चला कि वेट गेन क्यों है, लेकिन जिस वक्त हमने ये चीज़ें डिटेल में पढ़ी हैं जाके तो पता चला है कि वो वेट गेन तो उसकी निकोटीन सजेशन से हुआ है।
तीसरी डिप्रेशन, चौथी इंसोम्निया, बंदे को नींद नहीं आएगी, पांचवी जो है उसको एंजाइटी डिसऑर्डर होंगे, छठी जो है रेस्टलेसनेस होगी, सातवीं जो है डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन, आठवीं जो है बस है, इतनी बता देते हैं बस है, बाकी तो मसले मसाइल बहुत ज़्यादा है। ये थी हमारी वीडियो हमारे स्टिमुलेंट्स पे, जिनमें कोकेन, एम्फेटामिन, कैफीन, निकोटीन डिस्कस की है। थैंक यू।